Now in this lecture we are going to study about the excitation table of clocked RS flip-flop. As you know, so far we have studied characteristic table of RS flip-flops, which is a way of describing the function of RS flip-flop in a tabular fashion. But when we want to design a sequential circuit, then we need to redraw this table in a different manner, which is known as excitation table. So from characteristic table we are going to draw excitation table, and this excitation table is very useful for us in the design of sequential circuits. So let's see that how we have made the excitation table from the characteristic table. तो हमने जब भी डिज़ाइन करना हो एक सीक्वेंशियल सर्किट, तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है उसको एक दूसरी फॉर्म में बनाना है, और उसका नाम उसको हम कहेंगे एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप. तो हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स थे जो हमने डिज़ाइन किए थे. एक RS फ्लिप फ्लॉप था, एक JK फ्लिप फ्लॉप था, एक D फ्लिप फ्लॉप था और एक T फ्लिप फ्लॉप था. इन सब का हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो बना चुके हैं और उसको हम समझ चुके हैं. मगर अब उन कैरेक्टरिस्टिक टेबल को हमने कन्वर्ट करना इनटू एक्साइटेशन टेबल, और ये एक्साइटेशन टेबल जो है ये फिर आगे हमारे काम आता है जब हम एक सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या था कि अगर एस भी ज़ीरो हो और आर भी ज़ीरो हो, एस आपको याद हो सेट इनपुट थी, आर रीसेट इनपुट थी. अगर दोनों पे ज़ीरो ज़ीरो हो तो जो भी स्टेट होती है उसकी फ्लिप फ्लॉप की वो नहीं बदलती और वो रहती है वही जो पहले थी, यानी क्लॉक पल्स मिलने के बाद भी वही रहती है. बिकॉज एस भी ज़ीरो हो और आर भी ज़ीरो हो तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो स्टेबल कंडीशन में होता है. अगर हम एस पे ज़ीरो ले आएँ और आर पे 1 ले आएँ, तो आर चूँकि रीसेट वाली इनपुट है, तो जैसे क्लॉक पल्स आएगी तो हमारी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी, यानी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो अब ज़ीरो होगी. पहले जो मर्ज़ी थी वो चेंज होके ज़ीरो हो जाएगी. उसके बाद अगर हम 1 एस पे रखें यानी सेट इनपुट पे और आर पे ज़ीरो रखें और क्लॉक पल्स आए, तो ये हमारे फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा, यानी हमारी जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की वो 1 हो जाएगी क्लॉक पल्स मिलने के बाद. और याद रहे कि हमने कहा था कि एस और आर दोनों को 1 नहीं लेके आना चाहिए, बिकॉज फिर इसकी जो कंडीशन है फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो इनडिटर्मिनेट हो जाती है, वो नहीं पता चलता कि 0 है या 1 है. अब इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं इसमें हमने फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट को कंट्रोल करना होता है. स्टेट का मतलब ये है कि एक फ्लिप फ्लॉप या सेट स्टेट में होगा या रीसेट स्टेट में होगा. मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में 1 होगी या 0 होगी. सेट का मतलब 1 है और रीसेट का मतलब 0 है. तो अब देखें, अगर हमारे पास RS फ्लिप फ्लॉप है और हम चाहते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है इस वक्त 0 है और क्लॉक पल्स मिलने के बाद हम चाहते हैं कि वो 0 ही रहे, तो फिर हमें इनपुट्स क्या देनी पड़ेंगी. इनपुट्स हमें, चूँकि हम चाहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो, उसकी आउटपुट 0 ही रहे, तो हम सेट स्टेट को लाजमी 0 करना पड़ेगा. और आर पे 1 लेके आए या 0 लेके आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब क्लॉक पल्स आएगी तो ये QT जो है, जो इसकी वैल्यू है क्लॉक पल्स मिलने के बाद भी वही रहेगी. तो अगर यहाँ हम 0 अगर लगाते तो फिर भी इसने 0 होना था. अगर हम रीसेट पे 1 रखते तो उसने भी रीसेट ही करना था फ्लिप फ्लॉप को, तो फिर भी 0 ही आना था. तो ऐसी सूरत में 1 हो या 0 हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ हमें क्रॉस लगा देते हैं. इसको हम डोंट केयर कंडीशन कहते हैं.
इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो इस वक्त ज़ीरो उसमें स्टोर है, ये क्यू टी पे ज़ीरो है उस फ्लिप फ्लॉप की, तो हम चाहते हैं कि जब क्लॉक पल्स आए तो ये फ्लिप फ्लॉप जो है ये सेट हो जाए, यानी इसकी आउटपुट पे 1 आ जाए क्लॉक पल्स मिलने के बाद। तो उस सूरत में हमें इनपुट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, और कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा कि एस के ऊपर लाजमी हमें 1 लेके आना पड़ेगा और आर के ऊपर लाजमी 0 लेके आना पड़ेगा। तो जब क्लॉक पल्स आएगी तो ये हमारा जो है, क्योंकि सेट इनपुट पे 1 है, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स मिलने के बाद सेट हो जाएगा और आउटपुट पे हमें क्यू टी पे हमें अब 1 मिलेगा क्लॉक पल्स मिलने के बाद। क्यू टी प्लस 1 का मतलब ये है कि क्यू टी को क्लॉक पल्स मिलने के बाद उसकी क्या वैल्यू है। इसी तरह अगर आप देखें तो अगर इस वक्त हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट है, यानी हमारी क्यू टी 1 है, और हम चाहते हैं कि क्लॉक पल्स मिलने के बाद ये रीसेट हो जाए, यानी इस पे 0 आ जाए, तो फिर लाजमी है कि हम एस इनपुट के ऊपर 0 रखें और आर के ऊपर 1 लेके आएं। आर चूंकि रीसेट इनपुट है, इस पर 1 होगा, तो क्या होगा जब क्लॉक पल्स आएगी तो इसकी आउटपुट जो है वो 1 से 0 चली जाएगी। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी आउटपुट पे 0 आ जाएगा, क्यू टी पे 0 आ जाएगा, और क्यू टी पे 0 आएगा क्लॉक पल्स मिलने के बाद, तो इसलिए हम इसको क्यू टी प्लस 1 कहते हैं। तो उस सूरत में यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, क्योंकि रीसेट का मतलब है कि आउटपुट 0। इसी तरह अगर हमारी फ्लिप फ्लॉप इस वक्त सेट स्टेट में है और उसकी आउटपुट पे 1 है, हम चाहते हैं क्लॉक पल्स मिलने के बाद भी 1 ही रहे और चेंज ना हो, तो एस के ऊपर 0 हो या 1 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम एक क्रॉस लगाते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ 1 भी हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है, 0 है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। दोनों केसेस में जो हम चाहते हैं वो चीज़ अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एस पे 0 है और आर पे भी 0 है तो ये अपनी स्टेबल स्टेट में चला जाएगा और आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगी। जो आउटपुट क्लॉक पल्स मिलने से पहले थी यानी 1 थी, वो क्लॉक पल्स मिलने के बाद भी वही रहेगी, यानी 1 ही रहेगी। अगर यहाँ पर 1 भी हम रख दें और यहाँ 0 रख दें, तो 1 का मतलब यह है कि सेट जो है, सेट इनपुट पे 1 है और वो हमारे आर एस फ्लिप फ्लॉप को सेट करने की कोशिश करेगा, यानी आउटपुट पे 1 लाने की कोशिश करेगा इसमें। तो क्या होगा कि क्यू टी 1 था और क्लॉक पल्स मिलने के बाद भी 1 रहेगा, इसलिए जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिल रही है। तो जहाँ जहाँ ये क्रॉस पड़े हुए हैं, यहाँ क्रॉस यहाँ क्रॉस, ये डोंट केयर कंडीशंस कहलाती हैं। यहाँ पर 1 हो या 0 हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डोंट केयर कंडीशंस उस बाद में हम यूज़ कर सकते हैं जब हम के मैप में अपने सर्किट को रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये क्रॉसेस जो हैं डोंट केयर कंडीशंस, इनको हम मिला सकते हैं अपने वंस के साथ, तो ताकि बड़ा ग्रुप बने। जितने बड़े ग्रुप्स बनेंगे के मैप पे उतना ही सर्किट छोटा बनेगा। तो इन क्रॉसेस को हम के मैप में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के देखेंगे कि जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स को डिज़ाइन करेंगे तो डोंट केयर कंडीशन जो हैं वो बहुत हमारे काम आएंगी। ये जो एक्साइटेशन टेबल है, ये जब भी हम सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। और हम जो अपना सीक्वेंशियल सर्किट जब डिज़ाइन करेंगे तो जो भी बीच में हम चूज़ करेंगे फ्लिप फ्लॉप, उसी का एक्साइटेशन टेबल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उससे हम एक बड़ा एक्साइटेशन टेबल जो पूरे प्रॉब्लम का एक्साइटेशन टेबल होगा वो जनरेट करेंगे, जिससे फिर आगे हम अपना लॉजिक सर्किट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तरीका था कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को कन्वर्ट करना एक्साइटेशन टेबल में, या इसी एक्साइटेशन टेबल को रीड्रॉ किया हमने इस फैशन में, या जो चीज़ भी हमने आर एस फ्लिप फ्लॉप में टेबलर फॉर्म में जो चीज़ भी
हमने इस यहाँ टेबलर फॉर्म में डिस्क्राइब की है, उसको हमने एक और अंदाज में इस टेबल में पेश कर दिया है। चीज़ वही है मगर अंदाज दूसरा है, और सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने अपने सीक्वेंशियल सर्किट के डिज़ाइन में हमारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी आउटपुट को कंट्रोल करना होता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या इनपुट्स देनी चाहिए वो हमने नोट करनी होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। इस टेबल में ये दो इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। यहाँ पर देखें ये दो इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है क्यू टी और क्यू टी प्लस वन, यानी क्यू टी वो है जो क्लॉक पल्स मिलने से पहले आउटपुट है, और ये क्लॉक पल्स मिलने के बाद आउटपुट है। और ये जो चीज़ है इसको कंट्रोल करने के ऊपर एस और आर के ऊपर क्या होना चाहिए वो इस टेबल में दिया हुआ है। तो अगले लेक्चर में हम एक और फ्लिप फ्लॉप लेंगे और फिर उसका करेक्टरिस्टिक्स टेबल बना के तो उसको कन्वर्ट करेंगे एक्साइटेशन टेबल में। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।